आज हम लोग सीखेंगे चैप्टर 2 आईपीसी का, जो कि है जनरल एक्सप्लेनेशन, जिसके प्रोविज़न दिए गए हैं सेक्शन 6 से लेके 52A तक। आज हम लोग इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन डील करेंगे जो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लॉ समझो विथ मयंक यूट्यूब चैनल, जहां आप सीखेंगे लॉ काफ़ी इजी और मज़ेदार तरीके से। तो चलिए आज की कार्रवाई शुरू करते हैं। Section 6. Section 6 says definition in this code to be understood subject to exception. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि डेफिनेशन जो भी दिया गया है इस कोड में, इस संहिता में, तो उसको सब्जेक्ट माना जाएगा एक्सेप्शन का। मतलब कि अगर कोई भी सेक्शन है, उसमें कोई भी पनिशमेंट दिए गए हैं, तो उसमें एक्सेप्शन से देखा जाएगा कि वो एक्सेप्शन के तहत कुछ रियायतें मिल रही हैं गुनहगार को कि नहीं। जैसे कि 320 के तहत अगर कोई ग्रेवियस हर्ट करता है किसी को, तो ग्रेवियस हर्ट करता है तो उसके लिए जो पनिशमेंट दी गई है, तो उसमें देखा जाएगा कि अगर वो एक्सेप्शंस के तहत डिफेंस ले रहा है तो उसकी सज़ा में रियायत की जाएगी, उसको डिफेंस मिलेगा, उसकी सज़ा कम हो जाएगी। और अगर डिफेंस नहीं लेता है तो उसकी सज़ा जो दी गई है वही निर्धारित रहेगी। अब बात करते हैं कि एक्सेप्शंस दिए कहाँ गए हैं। एक्सेप्शंस दिए गए हैं चैप्टर 4 में, 76 से लेके 106 तक इसके प्रोविज़न दिए गए हैं, वो हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे। अब बात करते हैं सेक्शन 7 के बारे में। सेक्शन 7 सेज सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड। इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई वर्ड एक बार डिफाइन कर दिया गया है आईपीसी में, तो उसको दोबारा से डिफाइन नहीं किया जाएगा किसी और सेक्शन में। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि अगर मूवेबल प्रॉपर्टी दिया गया है सेक्शन 22 में, तो मूवेबल प्रॉपर्टी दिया गया है तो यहाँ पे थेफ्ट में यूज़ होता है मूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पे डिफिनेशन दे दिया है 22 में मूवेबल प्रॉपर्टी का, और अगर मूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन हम लोग थेफ्ट में भी पढ़ेंगे तो वो थेफ्ट का डेफिनेशन हम लोग का बढ़ जाएगा। अब उसमें डिसऑनेस्टी का भी दिया हुआ है, वर्ड यूज़ किया है। अब डिसऑनेस्टी दिया है आपका सेक्शन 24 में। अब सेक्शन 24 का डेफिनेशन भी अगर हम लोग थेफ्ट में ऐड कर दें तो क्या होगा, वो 1-2 लाइन का डेफिनेशन 4-5 लाइन में चला जाएगा। इसीलिए एक बार डेफिनेशन जहाँ पे डिफाइन हो गया अगर वर्ड, तो उसको दोबारा रिपीट नहीं किया जाता है, सिर्फ वर्ड यूज़ किया जाता है। अब आते हैं सेक्शन 8 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, दिखने में काफ़ी स्मॉल है कि ये जेंडर के बारे में बात करता है, पर जेंडर यहाँ पे संहिता में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस पूरे संहिता में कहीं भी शी वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो इसका क्या मतलब कि अगर कोई लड़की या वुमेन कोई गुनाह कर रहा है तो उसके लिए उसको पनिशेबल नहीं है, सरकार उसे पनिशमेंट नहीं देगी। तो इसका जवाब है नहीं, ये गलत है। पनिशमेंट सबके लिए बराबर है। हमारा संविधान सबके लिए बोलता है कि सब इक्वल है, तो संहिता भी जनरल पिनल कोड के तहत सभी के लिए बराबर है, वो लड़का हो या लड़की। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो भी वर्ड ही यूज़ किया गया हर सेक्शन में पनिशमेंट के लिए या डेफिनेशन में, ही वर्ड जहाँ भी यूज़ किया तो ही इंक्लूड सी। यहाँ पे हमेशा ये देखा जाएगा, ये माना जाएगा कि अगर ही लिखा हुआ है कहीं पे तो उसका मतलब शी भी है। वो लिखा हुआ नहीं है बट माना जाएगा कि वो शी भी है, क्योंकि सेक्शन 8 में दे दिया है एक ब्रैकेट में कि ही इंक्लूड सी। अब अगर सेक्शन 8 में दे दिया गया है तो आप याद करें सेक्शन 7 में बोला गया है कि अगर कोई एक्सप्लेन एक बार हो गया तो उसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। तो अब हर सेक्शन में जहाँ पे ही लिखा हुआ है वहाँ पे अब ब्रैकेट में करके ही इंक्लूड सी तो लिखा नहीं जाएगा। तो ये अंडरस्टूड हो गया कि अब हर सेक्शन में जहाँ भी ही लिखा हुआ है वहाँ पे शी इंक्लूड है। अगर कोई औरत, स्त्री या वुमेन अगर कोई गुनाह कर रहे हैं तो उन्हें भी सज़ा इक्वली मिलेगी। हमारे भारत में सभी को इक्वल नज़र से देखा जाता है, सबकी इज्जत की जाती है, पर गुनहगार को कोई भी रियायत नहीं मिलती। अगर आप गुनाह कर रहे हैं तो आपको सज़ा मिलेगी, अगर गुनाह नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ नहीं किए, आप इज्जत के काबिल हैं। पर अगर आप गुनहगार हैं तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट कीजिए, आप अपने आप को प्रायश्चित कीजिए, उसके बाद आपको रियायत है, आप आराम से नॉर्मल पीपल की तरह सोसाइटी में रहें।
आपको उतनी ही इज्जत मिलेगी जो पहले मिलती थी। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 22 में मूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें यह कहा गया है कि कोई भी वस्तु, कोई भी थिंग अगर धरती से जुड़ा हुआ नहीं है तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल प्रॉपर्टी का वर्ड आप कई सेक्शन में आगे सुनेंगे मेरे से कि मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब मूवेबल प्रॉपर्टी तो समझ में आ गया कि आप जो भी वस्तु या कोई भी चीज़ अगर अर्थ के से कनेक्टेड नहीं है, अटैच नहीं है, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। अगर वो अर्थ से अटैच है तो वो क्या है, इमूवेबल है। तो इसके बाद अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि है आपका सेक्शन 23 रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस। रॉन्गफुल गेन क्या है भाई, अनलॉफुल तरीके से किसी की प्रॉपर्टी को कोई इंटाइटल कर ले। रॉन्गफुल गेन में किसी और की प्रॉपर्टी संपत्ति है, अनलॉफुल तरीके से आप उसको अधिकार में ले रहे हैं अपने, तो वो किसके गेन में आ रहा है भाई, मेरे गेन में। अगर मान के चलिए एग्जांपल ए एक लड़का है, हाँ, और उसका प्रॉपर्टी है पटना में कहीं पे। अब बी गया, कहीं बाहर से आया बी, अब वो इलीगल तरीके से उसके पटना की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया, अपने नाम कर लिया, तो क्या हुआ है, उसका प्रॉपर्टी अब बी के नाम हो गया है इलीगल तरीके से। तो ये रॉन्गफुल गेन हो गया उसको जो बी किया है। और रॉन्गफुल लॉस किसका हुआ भाई, अब आप अनलॉफुल तरीके से किसी का लॉस करवा रहे हैं तो लॉस क्या हो रहा है, अब ए का यहाँ पे रॉन्गफुल लॉस हुआ। क्यों, बी आया, बी ने प्रॉपर्टी पटना वाला ए का जो था वो अपने नाम करवा लिया, और रॉन्गफुल लॉस क्या हुआ, अनलॉफुल तरीके से किया। तो रॉन्गफुल लॉस क्या हुआ, किसका हुआ, वो बी का हुआ जिसका प्रॉपर्टी इंटाइटल्ड है। देखिए, रॉन्गफुल गेन उसके साथ होता है जिसके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं होता है, और रॉन्गफुल लॉस उसका होता है जिसके नाम पे वो प्रॉपर्टी होता है। तो अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में। डॉक्यूमेंट बोलता क्या है, डिनोट्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब अपॉन any substance by means of letter, figure or mark, or by more than one of those means intended to be used or which may be used as evidence of that matter। मतलब कि डॉक्यूमेंट वो एक वस्तु है जिस पे कुछ लिखा हुआ हो, कुछ चित्र बना हुआ हो, कुछ भी हो सकता है डॉक्यूमेंट। अगर वो एविडेंस में है, एविडेंस की श्रेणी में गिनती आ रहा है, तो वो डॉक्यूमेंट हो जाएगा। इंडियन एविडेंस एक्ट में भी आपका डॉक्यूमेंट को डिस्क्राइब किया गया सेक्शन 3 के अंडर, और आईपीसी में 29 के अंदर इसको डिस्क्राइब किया गया है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन 33 के बारे में, जो कि है एक्ट एंड ओमिशन। इसमें बोलता क्या है, पहले बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं हम लोग। यहाँ पे बोला द वर्ड एक्ट डिनोट्स एज वेल एज अ सीरीज ऑफ एक्ट एज अ सिंगल। मतलब कि ये एक्ट जो है किसी एक काम कार्य को नहीं बोलेंगे, एक सीरीज़ को एक एक्ट बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए, ए एक आदमी है, अब बी उसकी वाइफ, एक की वाइफ है बी, ए ने क्या किया, उसको खाना नहीं दिया। अब आज एक टाइम खाना नहीं दिया, कल 2 टाइम खाना नहीं दिया, परसों फिर एक टाइम दिया खाना, फिर एक दिन गैप किया। तो एक सीरीज़ में उसका खाना में गिरावट आ रहा था, रोज़ कुछ ना कुछ उसको कम दिया जा रहा था। अब ये जो एक्ट डे बाय डे सीरीज़ में चल रहा है, तो क्या हुआ, वो ए की वाइफ वो बेहोश हो गई, वो गिर गई कहीं। अब वो गिर गई, उसे हॉस्पिटल लेके गया सब। तो क्या हुआ, उसको डॉक्टर ने कहा कि अगर ये एक दिन और लेट आती तो शायद मैं उसे बचा नहीं पाता। तो अब डॉक्टर के ये कहने पर वहाँ पे पुलिस भी आई। अब ए की वाइफ ने ये कंप्लेन दिया पुलिस को कि इन लोगों ने मुझे खाना नहीं दे रहा था, मुझे रूम में बंद कर दिया था और खाना मेरा नहीं आ रहा था मेरे पास। तो इसने क्या किया, पुलिस को सारी चीज़ बताई कि इसने कैसे गिरावट किया खाना में, पहले 1 टाइम फिर 2 टाइम करके कटौती हुआ इसके खाने में। तो ये एक सीरीज़ हो गया, एक सीरीज़ ऑफ एक्शन हुआ। अब उस एक्शन को ये एक्ट कहा जाता है। तो इसमें क्या बोला गया कि ये एक्ट उसे जान से मारने के लिए, उसे कमज़ोर करने के लिए किया जा रहा था, ताकि उसे कमज़ोरी आके मौत का
बन जाए, ना कि मर्डर बने। ये सुसाइड बने, ये मर्डर बन जाए, ये मर्डर ना बने, सुसाइड बन जाए बल्कि। तो अब इस एक्ट को बनाने के लिए उसे एक सीरीज ऑफ एक्ट करना पड़ा। एक पूरी तरीके से प्लान्ड ऑपरेटिव काम था कि इस तरीके से खाना में ग्रेजुअली कम करेंगे तो उसको कमज़ोरी होगी, वो मर जाएगी, ना मर्डर होगा ना ही कोई इल्ज़ाम लगेगा हस्बैंड पे। पर क्या हुआ, गलती से वाइफ बच गई और उस पर केस हो गया। तो ये एक सीरीज़ ऑफ एक्शन, कोर्ट ने कहा ये जो सीरीज़ ऑफ एक्शन था उसको एक्ट बोलेंगे। अब चलते हैं ओमिशन की तरफ। ओमिशन होता है लोप। अगर आपका कोई कार्य दायित्व दिया गया है, अगर वो दायित्व आप नहीं निभा रहे तो उसको लोप कहते हैं। जैसे कि अब जेलर है कोई, अब कैदी को खाना देना उसका काम है, अब वो खाना देना काम है उसका, लीगली बॉन्ड है उसका खाना देना, पर अगर वो खाना नहीं देता है उसके कारण वो मर जाता है तो वो लोप है, लोप। अब उसे ओमिशन कहते हैं कि वो खाना अपना कार्य नहीं किया और किसी कार्य के ना करने से कुछ हार्म हुआ, वो मर गया, तो उसे लोप कहेंगे। अब बात करते हैं 41 स्पेशल लॉ की। बेयर एक्ट में लिखा है कि स्पेशल लॉ इज़ एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अब इसके कहने का मतलब है कि कोई भी स्पेशल लॉ वो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ही लागू होता है, ना कि कोई पूरे इंडिया पर। अब पर्टिकुलर टॉपिक क्या हो सकता है, स्पेशल है, स्पेशल कानून बन रहा है, किसी एक खास टॉपिक पे बन रहा है, तो SC/ST एक्ट हो गया, स्पेशल कानून है। मतलब कि अब अगर अनुसूचित जनजाति जहाँ भी रहेंगे तो उन पे ये लागू होगा, भारत में कहीं भी रहें। स्पेशल लॉ है, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे एक सब्जेक्ट पर रहेगा, वो सब जगह कहीं भी रहे। ये नहीं कि अगर कहीं और है इंडिया में तो नहीं लागू होगा। इंडिया में वो स्पेशल एक्ट कहीं भी लागू हो सकता है अगर कोई स्पेशल सब्जेक्ट पे है तो, ठीक है। अब बात करते हैं 42 की, जो कि है आपका लोकल लॉज। लोकल लॉज एप्लीकेबल टू एनी ओनली अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब कि आपका 41 कह रहा है कि स्पेशल लॉ आपके पूरे इंडिया पे लागू हो सकता है, पर आपका लोकल लॉज कोई एक पर्टिकुलर एरिया पे लागू होता है। अब पर्टिकुलर एरिया पे क्या हो सकता है भाई लोकल लॉ? अब लोकल लॉ में हो गया रेंट कंट्रोल एक्ट, लोकल लॉ है। दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट, अब वो दिल्ली में लागू होता है रेंट कंट्रोल एक्ट, हरियाणा में तो लागू होगा नहीं, या पटना में लागू होगा नहीं दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट। अब बिहार में देखा जाए तो बिहार में लीकर बैंड है, तो लीकर के ऊपर बना है लॉ, तो वो अलग है जो कि बिहार में सिर्फ लागू होगा, और वो दिल्ली में है जो सिर्फ दिल्ली में ही लागू होगा। तो ये हो गया लोकल लॉज, जो जहाँ पर एरिया है उसका फिक्स बाउंड्री है इंडिया का, इंडिया में कुछ फिक्स एरिया है, उसी एरिया में वो काम करेगा, उसके अलावा कहीं नहीं। और स्पेशल लॉ आपका सभी जगह पे काम करेगा इंडिया के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सेक्शन 52 गुड फेथ की। गुड फेथ में इसमें बोल रहा है नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ विच इज़ डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर और अटेंशन। मतलब कि अगर कोई गुड फेथ में काम किया जा रहा है, अगर किसी को गोली लगने वाली है और आप उसको धक्का दे दिए, हाँ, अब वो गिर गया और गिरने के बाद उसका सर फटा पर वो मरा नहीं, तो आप जो धक्का दिए तो उसमें ग्रेवियस हर्ट हुआ उसको, पर वो हर्ट आप उसको जान बचाने के लिए दिए थे, वरना वो मर जाता। तो मरने से तो अच्छा है कि ग्रेवियस हर्ट हो। तो वो अब उस पर केस नहीं कर सकता कि आप मुझे धक्का क्यों दिए, क्योंकि वो इंटेंशन उसका क्या था, गुड फेथ में था और उसमें केस नहीं बनता कभी। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ यही चैनल पे, लॉ समझो विथ मयंक के साथ। और आपका प्यार बनाए रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार।